आ गया है और उसका चेहरा उस अमीर घर की मां से हूबहू मिलता है। उसके घर लौटते ही मेरे उस परिवार ने, जिसने पिछले 10 सालों से मुझसे नफरत की थी, मुझे तुरंत धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं अपनी मिरेकल डॉक्टर वाली असली पहचान सबके सामने लाकर उस परिवार को सबक सिखाना चाहता था। लेकिन तभी शहर के सबसे अमीर आदमी की तरफ से खबर आती है कि वे अपने 18 साल पहले खोए हुए 7वें बेटे को ढूंढ रहे हैं। और मजे की बात तो यह है कि उनके बताए हुए सारे डिटेल्स मुझसे एक एक करके बिल्कुल मैच कर रहे थे। मैं अपनी पहचान बताने के लिए निकल ही रहा था कि अचानक सड़क किनारे से किसी के चीखने की आवाज आई, कोई बचाओ, यहां कोई बेहोश हो गया है। देखते ही देखते वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोग चिल्ला रहे थे, हे भगवान, ये तो एक छोटी सी बच्ची है, इसका चेहरा तो डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ गया है। शोर सुनते ही मैंने बिना देर किए अपनी साइकिल रोकी और तेजी से भीड़ की तरफ बढ़ गया। जमीन पर लेटी वो बच्ची मुश्किल से 5-6 साल की होगी और पसीने की वजह से उसका पूरा माथा भीगा हुआ था। तभी भीड़ में से किसी ने सफेद कोट पहने एक लड़के को हाथ पकड़कर रोका और कहा, बेटा, तुम डॉक्टर लग रहे हो, जल्दी इस बच्ची की जान बचाओ। लेकिन उस लड़के ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और झिझकते हुए बोला, नहीं चाची, इसके घर वाले यहां नहीं हैं और मैं अपनी मर्जी से इसे हाथ नहीं लगा सकता। वैसे भी मैं हर किसी का इलाज नहीं करता फिरता। ये सब देखकर मैंने तुरंत भीड़ को चीरा और अपनी प्रोफेशनल आवाज में चिल्लाकर कहा, सब लोग पीछे हटिए, हवा आने दीजिए, पेशेंट को वेंटिलेशन की जरूरत है। शायद मेरा रुतबा और कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि उस वक्त किसी ने भी मुझ पर शक नहीं किया। जैसे ही मैं नीचे झुका और बच्ची की गर्दन पर अपनी उंगलियों से उसकी नब्ज चेक करने लगा, पास खड़ी एक आंटी घबराकर बोली, बेटा, तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम ये सब रहने दो। वहीं पास खड़े एक अंकल भी मुझे समझाने लगे, हाँ बेटा, पहले एम्बुलेंस को फोन करो, ये बच्ची शायद खो गई है। मैं कब से चिल्ला रहा हूं पर इसका कोई अपना तक नहीं आया। उन्हें डर था कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। लेकिन मैंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। मैंने जल्दी से उस छोटी बच्ची के कपड़े ढीले किए और उसे एक ठंडी छांव वाली जगह पर ले गया। अंकल, आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास डॉक्टर होने का लाइसेंस है। इतना कहते ही मैंने अपना बैग खोला और उसमें से एक फोल्ड होने वाला छोटा सा मेडिकल बॉक्स निकाला। जैसे ही बॉक्स खुला, उसमें करीने से सजी हुई चांदी की सुइयां और छोटी बड़ी सर्जिकल छुरियां दिखने लगी। मैंने एक बार फिर उस बच्ची की नब्ज चेक की। ये सब देखकर वहां मौजूद सफेद कोट पहने एक लड़के से रहा नहीं गया और वो चिल्लाकर बोला, तुम अपनी मर्जी से किसी भी मरीज को सुइयां कैसे लगा सकते हो? मैंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और शांति से बच्ची की नब्ज और हार्ट रेट गिनने लगा। वो सफेद कोट वाला लड़का ताना मारते हुए बोला, मैं जिंगी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट झांग लोंग हूं और मास्टर चेन का चेला हूं। मैं कोई आम इंसान नहीं हूं। तुम कह रहे हो तुम्हारे पास लाइसेंस है, तुम्हारी उम्र ही क्या है? मैं बिना कोई जवाब दिए पूरी एकाग्रता के साथ सुइयों को सैनिटाइज करने में लगा रहा। झांग लोंग को आज तक किसी ने इस तरह इग्नोर नहीं किया था, इसलिए उसका गुस्सा बढ़ गया। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। यहां तक कि उस बूढ़े आदमी को भी पता है कि एम्बुलेंस का इंतजार करना चाहिए। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? मैंने जमीन पर घुटने टिकाए हुए ठंडी आवाज में कहा, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से सिर्फ कीमती वक्त बर्बाद होगा। क्या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें यही सिखाया है? झांग लोंग चिढ़ते हुए बोला, खाली कौन बैठा है? वक्त तो तुम बर्बाद कर रहे हो ये सुइयां दिखाकर। अपनी ये पुरानी और दिखावटी डॉक्टरी बंद करो और मुझे इस मरीज को सीपीआर देने दो। उसकी बात सुनकर मैंने उसे एक तीखी नजर से देखा और कहा, इसे हीट स्ट्रोक हुआ है, तुम सीपीआर क्यों दे रहे हो? नीम हकीम कहीं के। नीम हकीम शब्द सुनते ही झांग लोंग आगबूला हो गया। तुमने मुझे अनाड़ी कहा। तुम्हें पता भी है मेरा मेंटर कौन है? वो अभी अभी मास्टर चेन के साथ विदेश से बड़ा अवार्ड जीतकर लौटे हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह मामूली सा लड़का उसकी काबिलियत पर शक कर रहा है। मुझे यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, रास्ते से हटो। मैंने बच्ची की उंगलियों को पकड़ा, सुई निकाली, उसे साफ किया और देखते ही देखते बड़ी फुर्ती से अपना काम शुरू कर दिया। ये सुनकर झांग लोंग की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, मैं तुम जैसे एक मामूली डॉक्टर और ढोंगी के मुंह नहीं लगना चाहता। इसके होंठ नीले पड़ रहे हैं, जो साफ तौर पर दिल की बीमारी का संकेत है। दिल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, जिससे होंठ नीले पड़ जाते हैं। मैंने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, लेकिन हीट स्ट्रोक में भी होंठ नीले पड़ सकते हैं। इन दोनों में फर्क यह है कि इसकी नब्ज बिल्कुल स्थिर और सामान्य है। इसके अलावा इसके होंठों की दरारें साफ बता रही हैं कि ये काफी देर तक बहुत ज्यादा तापमान वाले माहौल में रहा है। तुमने इन मेडिकल लक्षणों पर गौर तक नहीं किया और फिर भी खुद को जिंगई मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कहते हो। भीड़ में मौजूद लोगों में से किसी ने उसकी बात का समर्थन किया और कहा, हाँ, सही बात है, पहले मेडिकल लक्षण ही देखने चाहिए। मैंने भी ये पढ़ा है।
लोग मुंह बनाते हुए आपस में कहने लगे, ये जिंगई यूनिवर्सिटी का लड़का तो कुछ खास नहीं लग रहा, वो दूसरा लड़का ज्यादा भरोसेमंद है। देखो कितने प्रोफेशनल तरीके से नब्ज चेक कर रहा था। झांग लोंग ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने गुस्से में कहा, ठीक है, मान लिया कि ये हीट स्ट्रोक है, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन चंद सुइयों से ये ठीक हो जाएगा? अगर ऐसा है तो फिर हम जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स का क्या काम? मेरी आंखों में बर्फीली ठंडी चमक आ गई। मैंने कहा, तुम सिर्फ अपनी बात करो, तुम देश के सभी मेडिकल स्टूडेंट्स का प्रतिनिधित्व नहीं करते। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, रास्ते से हट जाओ। झांग लोंग ने ठहाका मारते हुए कहा, ठीक है, मैं हट जाता हूं। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम जैसा आवारा लड़का कितनी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। अगर तुमने वाकई इसे ठीक कर दिया तो मैं घुटनों के बल बैठकर तुम्हें बाप कहूंगा। मैंने दोबारा अपना हाथ उठाते हुए कहा, तो फिर तैयार रहो, मुझे तुम्हारे मुंह से बाप शब्द सुनने का इंतजार रहेगा। मैं पूरी तरह शांत था और मैंने दूसरी सुई उसके शिशुआन पॉइंट्स में चुभाकर थोड़ा सा खून बाहर निकाला। तभी उस छोटी बच्ची ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी गोल गोल काली आंखें चमक रही थी और वो बड़ी खामोशी से मुझे देख रही थी। हालांकि उसका चेहरा अब भी सफेद पड़ा था, लेकिन उसे होश में देख वहां मौजूद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो आंटी तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी। उन्होंने हैरानी से पूछा, बेटा, क्या तुमने सच में बस ये 2 सुइयां लगाकर इसे ठीक कर दिया? मैंने सुई वाली जगह को हल्के से दबाया और जब खून निकलना बंद हुआ तो रुई से उसे साफ कर दिया। मैंने कहा, आंटी, मैंने ये सुइयां बस यूं ही नहीं चुभाई। उंगलियों के सिरों पर ये शिशुआन पॉइंट्स होते हैं जो शरीर की गर्मी को बाहर निकालने और दिमाग को सचेत करने का काम करते हैं। इसे लू लगने की वजह से बहुत तेज बुखार चढ़ गया था और एक्यूपंक्चर से ऐसे बुखार का इलाज आसानी से किया जा सकता है। ये सुनकर झांग लोंग ठहाका मारकर हंसने लगा और बोला, कह तो ऐसे रहे हो जैसे सब सच हो। ये बच्ची अभी तक कुछ बोली नहीं है। क्या पता तुम्हारी इस सुई की वजह से इसे कोई साइड इफेक्ट हो गया हो। आंटी को यह बात हजम नहीं हुई और वो चिढ़कर बोली, अरे जब बच्ची होश में आ गई है तो तुम साइड इफेक्ट का रोना क्यों रो रहे हो? बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी गलती मानकर माफी नहीं मांगना चाहते? झांग लोंग ने उनकी तरफ देखा और अचानक हंसते हुए बोला, अब समझा, तुम सब के सब मिले हुए हो ना। एक बंदा जाल बिछाता है और दूसरा चोट लगने का नाटक करता है। ये तो पूरी की पूरी गैंग है जो लोगों को लूटने आई है। मुझे पहले से ही पता था कि तुम चाइनीज मेडिसिन वालों में से एक भी इंसान ढंग का नहीं होता। ये सुनकर मेरी आंखें गुस्से से ठंडी पड़ गईं और मैंने जैसे ही हाथ उठाया तभी उस छोटी बच्ची ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने बड़ी ही बेरुखी और ठंडी आवाज में कहा, चाइनीज मेडिसिन सदियों से हमारे देश की शान रही है। अंकल, अगर आपको डॉक्टरी की समझ नहीं है तो बेहतर होगा कि आप आइंदा से थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लिया करें। झांग लोंग की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। अभी वो कह ही रहा था कि बच्ची ठीक नहीं हुई और अगले ही पल उस बच्ची ने खुद बोलकर उसे करारा जवाब दे दिया। ये उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचे जैसा था। आंटी ये देखकर जोर जोर से हंसने लगी। अपनी बेइज्जती होते देख झांग लोंग झेंपते हुए बोला, तुम लोग ही किताबें पढ़ो, मुझे तुम जैसे छोटे लेवल के लोगों के मुंह नहीं लगना। झांग लोंग के चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था और वह बड़ी बदतमीजी से चिल्ला रहा था, तुम जैसे कंगाल लोग। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने अपने हाथ से एक चांदी की सुई उसकी तरफ हवा में लहरा दी। वह उस सुई उसके चेहरे को छूती हुई निकली और सीधे पास के पेड़ में जा धंसी। उस वार में इतनी नफरत और तेजी थी कि झांग लोंग वहीं का वहीं जम गया। यहां तक कि डर के मारे उसकी टांगे कांपने लगी थी। मैंने बड़े आराम से उससे पूछा, क्या तुम कुछ भूल रहे हो? भले ही मैं अभी एक मामूली सा लड़का दिख रहा था, लेकिन उस वक्त मेरे अंदर से निकलने वाला खौफ इतना ज्यादा था कि किसी का भी दिल बैठ जाए। झांग लोंग ने जबरदस्ती हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं क्या भूल गया? मैंने अपने फोन पर 2 बार टैप किया और कहा, माफी मांगना और मुझे बाप बोलना। लेकिन झांग लोंग अपनी बात से मुकर गया और बड़े घमंड में बोला, कौन गवाह है? मैंने क्या कहा था? तुम लोग अपनी पूरी जिंदगी में जितना पैसा कमाओगे उतना तो चेन साहब के इलाज के लिए भी काफी नहीं होगा। मैं यहां तुम लोगों का मुफ्त में इलाज कर रहा हूं। यह तुम्हारी खुशकिस्मती है। तुम जैसे कम उम्र में मरने वाले लोग अगर यहां तमाशा करना चाहते हो तो कहीं दूर जाकर मरो। जरा देखो तो सही कि तुम किस जगह पर खड़े हो। वहां खड़ी एक आंटी गुस्से से कांपने लगी, लेकिन झांग लोंग ने उन्हें डांटकर चुप करा दिया। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसे किसी का डर नहीं है। उसे लगा कि आज के कानून वाले समाज में ये मामूली सा छोटा डॉक्टर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आम लोगों को कीड़े मकोड़े समझने वाले झांग लोंग को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जैसे ही मैंने अपनी नजरें उठाई मेरी आंखों का अंदाज ही बदल चुका था। मैंने बड़ी बेपरवाही से अपने हाथ में पकड़ी हुई एक टॉफी से खेलना शुरू किया और फिर अचानक अपनी उंगली से उसे झांग लोंग की तरफ जोर से शूट कर दिया। वह टॉफी सीधे झांग लोंग के घुटने पर जाकर लगी, जिससे उसका घुटना एकदम कमजोर पड़ गया और वह जोर से जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। जानलेवा दर्द की वजह से एक पल में ही उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया।
जांग लोंग ने उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया है। वह न तो बोल पा रहा था और न ही अपने हाथ पैर हिला पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर के प्रेशर पॉइंट्स दबा दिए हों। मैं धीरे से उसके पास गया और ठंडी आवाज में बोला, एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते तुम डायग्नोसिस के बेसिक तरीके तक नहीं जानते और बिना सोचे समझे नतीजा निकाल लेते हो। डॉक्टर की पहचान इसलिए नहीं होती कि तुम खुद को दूसरों से बड़ा और सुपीरियर समझो, बल्कि इसलिए होती है ताकि तुम अपनी पूरी जान लगाकर लोगों की सेवा और उनका इलाज कर सको। मैंने अपनी बात जारी रखी, तुम्हारी डॉक्टरी की जानकारी तो जीरो है ही, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर उससे भी ज्यादा घटिया है। आज जो तुम मेरे सामने घुटनों के बल झुके हो, मैं इस तोहफे को कबूल करता हूं। समझो कि आज मैंने तुम्हारे मास्टर की तरफ से उनके इस बदतमीज चेले को सही सबक सिखा दिया है। जांग लोंग की आंखों में मेरे लिए नफरत साफ दिख रही थी। मैंने थोड़ा झुककर उसके कान में बहुत धीरे से कहा, जब तुम्हारी चमड़ी इतनी मोटी है तो बीच सड़क पर 1-2 घंटे घुटनों के बल बैठे रहने से तुम्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तभी जांग लोंग पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। देखो सब लोग, इस आदमी ने मुझ पर हमला किया है। उसकी बात सुनकर मैं बस मुस्कुराया और कहा, मिस्टर जांग जरा होश में आओ, यहां गवाह कौन है? आप तो खुद अपनी मर्जी से घुटनों पर बैठे हैं। मैंने तो आपको धक्का तक नहीं दिया। आसपास खड़े लोग ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे और मजे ले रहे थे। एक ने चिल्लाकर कहा, अरे भाई, इस नौजवान ने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। अब ये झूठा नाटक बंद करो। पहले जब जान बचाने की बात थी तब तो तुम पीछे हट गए थे, और जब इस लड़के ने अपनी मेहनत से जान बचा ली तो तुम यहां खड़े होकर फालतू की बातें कर रहे थे। दूसरे लोग भी बोलने लगे। ये सबको समाज के निचले तबके का बताकर उनकी बेइज्जती कर रहा था। कितना बेशर्म इंसान है। गलती करने के बाद माफी तक नहीं मांगी। ये डॉक्टर बनने के बिल्कुल लायक नहीं है। वहां खड़ी आंटियों ने तो मोर्चा ही संभाल लिया और चिल्ला चिल्ला कर सबको बुलाने लगी, अरे ओ लोगो, जरा इधर तो देखो। मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये स्टूडेंट अपनी कम अकल की वजह से यहां सड़क पर घुटने टेक कर